हेलो दोस्तों, टॉप एचडी हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लगभग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तारीख ए फिरोज शाही, हम थोड़ा सा मोटा कर लें। तारीख ए फिरोज शाही की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इब्न बतूता या ऑप्शन डी मिनहाज उद सिराज। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 9वें और ऑप्शन डी 10वें। तो जो ऋग्वेद का आपका 7वां मंडल है, किसमें? 7वें मंडल में दशराग युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उनके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो अशोक के आपको पता है मुश्किल 14 शिलालेख थे, जिसमें से 13वें शिलालेख में क्या कहा गया था? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था, जिससे उनका दिल बहुत ही पिघल गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखिए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ हुआ करता था? जो आपका विजयनगर साम्राज्य है उसमें अमरम एक शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? तो समझिए, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि, ऑप्शन बी ब्राह्मणों को दी गई भूमि, ऑप्शन सी एक प्रकार का कृषि कर या ऑप्शन डी शाही मुहर। तो जो आपका विजयनगर साम्राज्य में अमरम था ये सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि की बात करता है। 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझिए। दीवान ए मुस्तखराज मतलब, दीवान ए मुस्तखराज का मतलब होता है जो बकाया राशि होती है, बकाया लगान वसूलने वाला विभाग। इसकी स्थापना किसने किया था या किस सुल्तान ने किया था? तो दीवान ए मुस्तखराज जो विभाग था इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब जैसे इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी तो ये खिलजी वंश से था। अच्छा, इसने बाजार प्रणाली की भी काफी सुधार की बात की है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। के समय भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? तो जो भारत में क्रिप्स मिशन आया था इसके समय भारत में तत्कालीन वायसराय कौन था? तो आपको पता है उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। 6 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझते हैं क्या कहता है। तो देखिए, आपको पता है 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1939 का त्रिपुरी संकट क्या था ये थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, जो 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें मुख्यतः दो तरफ लड़े थे। कौन थे? एक सुभाष चंद्र बोस जी थे और एक क्या थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। तो हुआ क्या था, गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जो है वो अध्यक्ष चुने जाए, लेकिन हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। तो जिससे गांधी जी को निराशा हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इस वजह से असंतुष्ट होकर जो बोस जी थे उन्होंने इस्तीफा, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो 7 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस रचना किसने किया था? तो जो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ है इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं समझिए।
अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद रचना है वो किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी उर्दू। तो जो अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद रचना है वो आपकी अरबी भाषा में लिखी गई थी। 9 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब क्या कह रहा है समझिए। चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर का क्या अर्थ होता था? तो जो चोल प्रशासन था उसमें ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो उर थी उसका क्या अर्थ था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों की विशेष सभा, ऑप्शन बी व्यापारियों का शक्तिशाली संगठन, ऑप्शन सी आम करदाता लोगों की सभा, ऑप्शन डी सैन्य टुकड़ियों की समूह। तो जो आपका उर थी वो आम करदाता लोगों की सभा थी। क्या थी? आम करदाता लोगों की सभा थी। तो 10 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा जो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल धौलावीरा है और ये आपका किस लिए जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। मतलब 11 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था? तो इसने आपसे क्वेश्चन में ही बता दिया कि कश्मीर के कुंडल वन में हुए थे और चौथी और किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो चौथी बौद्ध समिति है संगीत है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 12 का डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये 3 राजा हैं और तीनों बौद्ध समिति के बारे में है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अजात शत्रु के समय कौन हुई थी, कालाशोक के समय कौन हुई थी और अशोक के समय कौन सी हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तुर्कान ए चहलगानी जो थी वो 40 तुर्क सरदारों का दल था का पूर्णतः दमन किसने किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप समझिए कि जो तुर्कान चहलगानी थी उसका जो पूर्णतः दमन बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। अच्छा ये बताइए कि उसका आरंभ किसने किया था तुर्कान चहलगानी का? तो इसका आरंभ इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका राइट ऑप्शन तो यही बलबन होगा क्योंकि दमन पूछा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर उसमें क्या कह रहा है कि विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कानपुर में नेतृत्व किया था वो किए थे नाना साहेब जी किए थे। कौन किए थे? नाना साहेब। अच्छा और समझ लीजिए ये आपके जो है कुंवर सिंह है ये कहाँ का नेतृत्व किए थे? ये बिहार का किए थे। और इसके बाद बेगम हजरत महल है ये क्या है? इन्होंने कहाँ का किया था? तो बेगम हजरत महल जो है यूपी की राजधानी जो अभी जो लखनऊ है लखनऊ के किया था। और उसके बाद खान बहादुर खान जी ने कहा किया था? वो आपका किए थे बरेली का किए थे। कहां का? बरेली का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? मतलब ये पूछा था किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का बना गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझिए। इंडिया डिवाइडेड लेखक पुस्तक जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है उसके लेखक
कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड लेखक पुस्तक के कौन लेखक है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपके जो महात्मा गांधी वो थे, इंडिया डिवाइडेड बुक है, इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, आपको पता है। 16 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए 17 नंबर, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 के 3 सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? मतलब कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे उनमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी ए बी अलेक्जेंडर या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। तो आप समझ लीजिए कि जो लॉर्ड वेवल थे ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो 17 का डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए आपको पॉलिटी का हम लोग पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग कौन सा करते हैं? पॉलिटी के। तो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे? तो आप ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझिए कि आपको पता है भारतीय संविधान में 3 सूची मूलतः दी गई। कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो आपको पता है संघ सूची में संघ सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और संवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को बनाने का है। लेकिन एक कंडीशन, एक आर्टिकल ये कंडीशन कहता है कि यदि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची पर भी क्या करती है? नियम बना सकती है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आपका आर्टिकल 249 में लिखा गया है। तो 18 का बी नंबर राइट ऑप्शन होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए समझते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो आपकी आकस्मिकता निधि है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 268 या आर्टिकल 269? तो आपके आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्या कहते हैं समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित नहीं है? तो ये कह रहा है कि कौन सी समिति है जो पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी PJ नायक समिति। तो जो ऑप्शन डी है PJ नायक समिति है यही आपकी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्या कह रहा है समझिए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा आपका जो संपत्ति के अधिकार है, मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया था और अब कानूनी अधिकार बन गया। तो वो आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है समझिए, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो आपका जो संवर्ती सूची का विचार है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया था। आप एक बहुत सरल सा क्वेश्चन बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित की गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत किया गया है। 23 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु कितना निर्धारित की गई है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त की है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है समझिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाईवेस कॉर्पोरेट्स रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब ऑप्शन है हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ऑप्शन सी किस अधिकार से, या ऑप्शन डी प्रमाणित किया जाए। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो शरीर को प्रस्तुत किया जाए से संबंधित है। 25 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूयूसी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको पता है ये आपका आर्टिकल 44 में किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है वो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में दिया गया है। ये बेसिक कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब पीएसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति में केवल 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सीएजी के बारे में आ गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो सीएजी की नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 28 का सी नंबर राइट ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि सीएजी को हटाता कौन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल विरोधी जो कानून था को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जो दल बदल था वो आपके 62वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें से एक और बता दे सकते हैं आप। 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है और 73वां संशोधन क्या कहता है और 73वां संविधान संशोधन क्या कहता है? और एक दिया है 85वां संविधान संशोधन। तो आप पता है 61 में क्या हुआ था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लाया गया था। 73 में क्या हुआ था? पंचायती राज लाया गया था। 85 में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं किए जा सकते? तो आपके जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान है वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होते, बाकी सारे आर्टिकल क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं समझिए। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसका निर्णय कौन लेता है? तो उसका निर्णय जो लेते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष जी लेते हैं। 31 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या नीति आयोग के उपाध्यक्ष? जो अंतरराज्यीय परिषद होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। 32 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन माना जाता है? तो जो संसदीय व्यवस्था है वो शून्यकाल भारत की देन मानी जाती है। चलिए 33 का सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही आसान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो आपको पता है शुरू में ही कितने हैं? 22 मान्यताएं भाषाएं प्राप्त है। 34 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब जियोग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ, चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी है जो भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। आप लोग जान लीजिए कि जो ये नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीनों कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, उसका
नाम है दामोदर नदी। अच्छा, एक नदी और है जो इसके साथ बहती है, तो नर्मदा के साथ ताप्ती भी आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है समझिए। वायुमंडल की किस परत में जीवन रक्षक मतलब ओजोन गैस अधिकतम पाई जाती है? तो किस परत में ओजोन गैस अधिकतम पाई जाती है? तो आपके समताप मंडल में ओजोन गैस अधिकतम पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, अफ्रीका का प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है जो जल विद्युत का बड़ा स्रोत है? तो जो आपका करीबा बांध है वो आपकी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, रिंग ऑफ फायर जो भूकंप और ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है वो आपके किस महासागर बेसिन में स्थित है? तो आपका जो रिंग ऑफ फायर है वो प्रशांत महासागर बेसिन में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है समझिए। भारत का क्वेश्चन नंबर 39, चलिए हम लॉक करते रहे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो आपका जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा, ये भारत का मुख्य बिंदु नहीं है। अगर मुख्य भारत का अगर पूछता सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो आपका हो जाता कन्याकुमारी हो जाता है, लेकिन इस ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ग्रेट निकोबार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं? तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। तो 40 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। आयतन और गहराई के हिसाब से विश्व की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे गहरी और मीठे पानी की जो झील है वो आपका बैकाल झील है, जो कि किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। अच्छा, सुपीरियर झील कहाँ स्थित है बता सकते हैं? ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्कन पैसेज किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी कार निकोबार और लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका के बीच। तो आप समझ लीजिए कि जो आपका दक्कन पैसेज है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है समझिए। भारत में लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है उसका सर्वाधिक विस्तार आपका केरल राज्य में पाया जाता है। 43 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रोहतांग दर्रा जो भारत के कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है वो किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका रोहतांग दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 44 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी मानव निर्मित नहर जोड़ती है? तो आपको पता है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपका स्वेज कैनाल जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। 45 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहे हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के आधिकारिक सीमा है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच की आधिकारिक रेखा है। आप लोग कमेंट मार्क्स में बता सकते हैं कि डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो आपको पता है भोर का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। 47 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंपास नामक उपजाऊ घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो जो पंपास घास क्षेत्र होता है वो आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको पता है अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है। चलिए कुछ आज का हम क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं का अपनी मूल दिशा से दाईं या बाईं ओर भटक जाना क्या कहलाता है? तो आपका जो हवा है उससे बाईं या दाईं ओर खसक जाना वो आपका कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस बल के कारण है। तो ये 50 का ए नंबर राइट होगा। चलिए आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए थैंक यू, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।